नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत है ओम साई राम क्लासेस में। मैं श्याम पचौरी सर आप लोगों को क्लास 11th का बिल्कुल बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर है हमारा, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड। क्लियर? फिजिकल वर्ल्ड में बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि आखिर फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, साइंस की स्टडी क्यों करते हैं, व्हाट आर द बेसिक स्कोप क्या है फिजिक्स में, ठीक है, ध्यान दें। तो सबसे पहले हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इसमें हम पूछते हैं सबसे पहले कि साइंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? आप सब लोग इतने सालों से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 10 साल आपने साइंस पढ़ा पूरा, ठीक है, लेकिन साइंस के बारे में पता तो होना चाहिए ना कि साइंस कहां से, ये वर्ड आया कहां से, इस वर्ड का बेसिक कहां से डिराइव हुआ है, मतलब कहां से लिया गया है ये वाला वर्ड साइंस। तो साइंस एक जो वर्ड है वो लिया हुआ है साइंशिया से। साइंशिया क्या है? मेरा लैटिन वर्ड है। साइंशिया इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है, संस्कृत में कहते हैं विजनन, ठीक है। तो साइंसिया क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। नो मतलब जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना, सोचना, समझना, ये क्या है? साइंस है, ठीक है। टू नो द बेसिक लॉजिक बिहाइंड एनीथिंग, किसी चीज के पीछे जो लॉजिक छुपा हुआ है, जो तथ्य छुपा हुआ है, वही क्या है? हमारा साइंस, ठीक है। तो साइंस क्या होता है? इट इज द लॉजिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग विच इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, experiments, activities, ठीक है, etc. एक सिस्टमैटिक स्टडी, ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, सिस्टमैटिक स्टडी विद लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। जो साइंस नहीं है वो सोशल साइंस है, मतलब सामाजिक विज्ञान, जिसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजों में से हिस्ट्री है हमारा, ठीक है, उसमें ऐसा कोई सच कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। बट जब हम साइंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली क्या है, इसमें बहुत सारा लॉजिक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट कोई बात होगी नहीं। हर चीज के पीछे आपको 3 चीजें पता करना पड़ेगा, व्हाई, व्हेन, वेयर। जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे, जब आप अपने माइंड में एक चीज डेवलप करेंगे नोन एज क्यूरियोसिटी, जो एक बच्चे के अंदर, जब एक छोटा सा बच्चा एरोप्लेन को देखता है तो वो सोचता है कि इतनी बड़ी चिड़िया आसमान में कैसे आई, ठीक है। तो जो उसके अंदर जो जनरेट हो रहा है जिज्ञासा, क्या है उसके अंदर जिज्ञासा है, ठीक है। जिज्ञासा मतलब जानने की तीव्र इच्छा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? जो क्यूरियोसिटी है उसके अंदर जो चाहना है किसी भी चीज को समझने की। जब हमारे पास एक कोई भी मोबाइल फोन आता है, ठीक है, छोटे बच्चे को देते हैं, क्या करता है वो? बार बार उसके अंदर से बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, वो हर चीज को प्ले करके देखना चाहता है, चला के देखना चाहता है। तो वही क्या उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, और क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। किसके लिए? साइंस के लिए। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं है तो मेरी बात समझिए, आप होम साइंस ले लें इससे अच्छा, तो ठीक है। क्योंकि जब क्यूरियोसिटी नहीं है, होम साइंस मतलब आप नॉर्मली फूड मेड कर सकते हैं, बट लेकिन साइंस के पीछे क्या होगा? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो साइंस क्या होता है? इट इज द लॉजिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग विच इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज। और साइंस क्या? एक सिस्टमैटिक स्टडी है विद लॉजिक बिहाइंड। क्लियर? उसके बाद साइंस इज क्यूरियोसिटी। साइंस कहां से ड्राइव हुआ है वर्ड? साइंस वर्ड आया है हमारा साइंशिया से, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज के बारे में जानना, सोचना, समझना। आखिर वो कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है ये बताओ। जब एप्पल नीचे फॉल हुआ, ठीक है, तो न्यूटन ने देखा, न्यूटन से पहले भी लोगों ने देखा होगा कि एप्पल फॉल हुआ, बट उन लोगों ने उसमें दिमाग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया दिमाग? क्योंकि उन लोगों ने उसके बारे में तो सोचा नहीं। बट न्यूटन ने क्वेश्चन सोचा पहला कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया। पहला क्वेश्चन, व्हाई द एप्पल फॉल्स डाउन। दूसरा क्वेश्चन माइंड में क्या आया? ये एप्पल नीचे कैसे आया। थर्ड क्वेश्चन, एप्पल नीचे क्यों आया। इतने सारे जो क्वेश्चंस उनके माइंड में स्ट्राइक हुए, तो वो क्या, उन्होंने क्या किया? इसको स्टडी किया, ठीक है। और स्टडी करने के बाद क्या मालूम चला हमें कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात थी। किसकी बात थी? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। तो आपको साइंटिफिक अप्रोच लगानी पड़ेगी, आपको अपना
दिमाग यूज करना पड़ेगा, तभी क्या करेंगे आप सीख पाएंगे। क्लियर है? तो साइंस के बारे में क्लियर हो गया है। अब साइंस के अंदर चलते हैं, ठीक है, तो साइंस की स्टडी कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे, तो 30 मिनट में आज का लेक्चर कवर हो जाएगा और आप बेसिक स्टडी समझ जाएंगे कि अगर हम साइंस से चाहते क्या है, ठीक है। और देखो यहां समझते हैं, साइंस के अंदर भी हम थोड़ा सा इसको हम क्या करना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं साइंस का। देखो तो साइंस को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। आप बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, बट मेनली 2 पार्ट्स में ब्रेक करें। सबसे पहले है हमारा फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, एंड एक पार्ट है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस क्या होता है बच्चों, जिसमें विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। और लाइफ साइंस क्या होता है, जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। क्लियर है क्या? लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, वो क्या हो गया हमारा लाइफ साइंस, ये फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर आओ, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारा ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अंदर होगा फिजिक्स, इसके अंदर होगा केमिस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर होगा एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारी ब्रांचेस हैं हमारे पास, एस्ट्रोनॉमी, फिर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। और ये लाइफ साइंस के अंदर आ जाते हैं, इसमें क्या है, बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। उसके अंदर फिर और अंदर जाओ तो क्या आएगा, बॉटनी आएगा, ठीक है, जियोलॉजी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। तो हमें इसके अंदर और भी आता है, ऐसा नहीं। क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हम अपनी स्टडी को कन्वीनिएंट, यूजफुल और बहुत ही रोबस्ट बनाते हैं। ये मान ले कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, हम चाहते हैं पिन पॉइंट स्टडी करना। अगर सपोज करो लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में डिफरेंट शेल्फ में बुक रखी होती हैं। क्यों रखी होती हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें क्लास 9 मैथ्स की बुक चाहिए, आर.डी. शर्मा वटेवर जो भी बुक चाहिए, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे उसी सेल्फ में से निकाल लेंगे। पूरे हम बुकों के ढेर में से बुक छांटने नहीं बैठेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो साइंस क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, फिजिकल साइंस इसमें नॉन लिविंग थिंग की स्टडी कर रहे हैं, लाइफ साइंस में क्या करते हैं, लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स ध्यान दें, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स कहां से शुरुआत हुई है ना, कि फिजिक्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स ही क्यों पढ़ना चाहिए हमें, और ये इतना डायनेमिक रोबस्ट सब्जेक्ट कहां से जनरेट हुआ, ठीक है। तो देखें, तो फिजिक्स क्या है हमारा, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है। फिजिक्स डिराइव कहां हुआ, डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लाइक फ्यूजिस मीन्स क्या होता है, फ्यूजिस का मतलब नेचर, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। तो द फिजिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। आप बहुत सारे फिनोमेना देखते हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं वो लाइट वेव है, और जो आप मुझे सुन पा रहे हैं वो साउंड वेव है, ठीक है। ऐसे जोक चलते रहते हैं छोटे मोटे, ध्यान दें। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स, ठीक है। और जब हम इस मीडियम में हम जब सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी फिजिक्स है, डेफिनेट सी बात है। पूरी बॉडी फिजिक्स पे वर्क कर रही है। कौन से प्रिंसिपल्स पे, पास्कल्स लॉ लग रहा है बॉडी में, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हर चीज फिजिक्स है, ठीक है। एक टिमटिमाते हुए तारे से लेकर के जो मार्कर हमारा जो बोर्ड पर लिख रहा है, वो भी क्या है, हमारी फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स इज ऑल अराउंड। आप हर चीज, किसी भी चीज में आप अपना फोकस रखें, ठीक है। जिस चीज को आप ऑब्जर्व करने लगे प्रॉपर तरीके से, डेफिनेटली क्या हो जाएगा वो, आप उसको फिजिक्स में ले आएंगे, ठीक है। फिजिक्स एक इंटरेस्ट है, आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको पहले, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात क्या होगा, आप अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तो फिर आप फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको बोरिंग लगेगा। और फिजिक्स बोरिंग नहीं है, फिजिक्स बहुत ही मजेदार चीज है ना, पढ़े लिखे। आगे चलते हैं। ऐसे समझो, हमारे पास सपोज करो ये एक प्रिज्म है, क्या है, एक प्रिज्म।
ABC इज अ, ठीक है, प्रिज्म है, ठीक है, हमारा इक्विलेटरल प्रिज्म है, लाइट यहां से मैंने इंसिडेंट की, दिस इज द सनलाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट है सन की, और उसके बाद क्या हुआ है, 7 कलर्स में क्या हो गया, ये डिस्पर्स हो गया, मान लो ऊपर रेड है, नीचे वॉयलेट है, बीच में बहुत सारे कलर हैं, तो ये फिनोमेना क्या है, ये फिनोमेना नेचुरल फिनोमेना है, तो फिनोमेना क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ठीक है, जो रेनफॉल हो रहा है, जितनी भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, साउंड वेव, लाइट वेव, वाटर के ऊपर वेव्स है, ठीक है, जितना भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, साइक्लोन्स है, हरिकेन्स है, सुनामी है, थंडरस्टॉर्म्स हैं, अर्थक्वेक हैं, ये सब किसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना हैं, और जो हम किसके अंदर देख रहे हैं, फिजिक्स के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान दें, तो फिजिक्स ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, अब फिजिक्स के अंदर चलते हैं, देखो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। देखो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स बताता हूं आपको, इसके अंदर देखो मैंने इसको बड़े बोर्ड पर ले लेते हैं, क्लासिफिकेशन फिजिक्स, अदरवाइज समझो फिजिक्स क्या है, डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लाइट फ्यूजेस, स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना के नाम देख लो पहले आप, कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना आप देख सकते हैं नेचर में, सिंपली अर्थक्वेक, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद आप साइक्लोन ले लें, समर सीजन मेनली, ग्रेविटेशनल फील्ड आप फील कर सकते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज आप जब भी कोई भी चीज फॉल होती है तो डेफिनेटली फोर्स लगता है, तो बहुत सारे फिनोमेना है जो आप देख सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ठीक है, sky appear reddish at the time of sunrise, sunset, blue color of the sky, they are the many phenomena which you study in class 10 physics, they are the maximum natural phenomena, clear। अब आगे चलते हैं, देखें तो आगे चल रहे हैं हम फिजिकल वर्ल्ड में, आप देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। देखो फिजिक्स में क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक चीज याद रखना, टेक्नोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, बताएंगे अभी आपको, तब तक आप सोचो तो यहाँ देखो क्लासिफिकेशन देखो फिजिक्स का, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर है क्लासिकल फिजिक्स, क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, और ये क्या है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जो फिजिक्स नहीं है, जो कि केमिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली अ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री है जो आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में, वही क्या हो जाती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स हो जाती है, एटम, न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखें क्लासिकल फिजिक्स क्या है, ये बिफोर 1900, जो 1900 से पहले क्या हुआ फिजिक्स में, जो रिसर्च हुई है, जो टॉपिक डेवलप हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लासिकल, और ये क्या है, आफ्टर 1900, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ, क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, मान लो कौन कौन से हमारे टॉपिक आ जाएंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आ जाएगा ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे एंड वेव, रे ऑप्टिक, वे ऑप्टिक, मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, देयर आर मेनी ब्रांचेस, इसमें पढ़ लो फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये सब जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो चैप्टरों के नाम है, क्या है, बेसिकली एनसीईआरटी के चैप्टर है, कुछ 12th के हैं, कुछ 11th के हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स देख लो, यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स क्या है, बेसिकली ऐसे बोल दो, क्लासिकल फिजिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक स्टडी, क्या है ये, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रो मींस बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी, ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये क्या है मेरा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक मींस छोटे लेवल पे, ऐसे कि एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, ये सारे चैप्टर है बेटा तो हम पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ फिजिक्स में, ठीक है, एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, कम्युनिकेशन भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये सब क्या है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी तो है नहीं सीबीएसई 12th में, बट था कभी, देखें तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये क्या है हमारी फिजिक्स का क्लासिफिकेशन है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब
1900 से पहले वाली फिजिक्स, इसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले 11th में, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स सब पढ़ना है हमें, ठीक है। और ये केमिस्ट्री पढ़ लोगे आप मोस्टली बहुत सारे चैप्टर। टेक्नोलॉजी की बात समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी, पढ़ा होगा आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी कॉलेज का नाम होता है तो पीछे टेक्नोलॉजी लिखा होता है। टेक्नोलॉजी मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। जब फिजिक्स का हम साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक चीज और सुन लो, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। व्हेन वी डिजाइन अ मशीन, क्या करते हैं, जब हम एक मशीन डिजाइन करते हैं, सपोज करो एमआरआई मशीन है, ईसीजी मशीन है, कार्डियोग्राफी वाली बहुत सारी मशीन्स होती हैं, ठीक, अल्ट्रासोनोग्राफ होता है हॉस्पिटल्स में, तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी मतलब बायो प्लस फिजिक्स, इट मींस biotechnology. It means when we design various machines and the various operators are working over the machines, तो वो जो यूज कर रहे हैं, they are the students of biology but they are using technology of physics, so that we can say it is biotechnology. Clear? तो फिजिकल वर्ल्ड में आप देख चुके हैं, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि साइंस क्या होता है, साइंस का क्लासिफिकेशन, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यूनिफिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, सपोज करो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, ठीक है, फिर मैग्नेट पढ़ते थे, इन दोनों को हम अलग अलग स्टडी करते थे, बट अ साइंटिस्ट ऑर्स्टेड जब आए उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कैन बी स्टडी टुगेदर, तो ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मींस हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक ब्रांचेस को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, वही क्या है हमारा यूनिफिकेशन है। क्या है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब कि हम बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ सकते हैं, यूनिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। देखो अब हमारे पास क्या आते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस क्या आते हैं इसमें। इसमें एक चीज याद रखें, एनसीईआरटी में कुछ टेबल्स हैं वो आप जरूर देखें, मैं कुछ आपको फुल फॉर्म बता देता हूं जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, लेजर हमने पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग में, पूरी यूनिट पढ़ी है, ठीक है। कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे लेजर के बारे में डिटेल में। लेजर है, देन सोनार है, व्हाट इज सोनार, देन नेक्स्ट है रेडार है हमारे पास, ठीक है, ईसीजी है, एमआरआई है। दे आर द सम एप्लीकेशंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क इन योर एग्जाम। लेजर मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट, ये इसी बुक में से निकाली है हमने, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेता है। देखो लेजर होता क्या है कि क्या किया, सपोज करो हमने ये ग्राउंड स्टेट पर है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको क्या किया हमने, ज़ेनॉन फ्लैश लैंप से क्या कर दिया, इसको हमने हीट अप किया, तो ये मान लो 3 स्टेज लेजर है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो ऐसे मान लो ये ग्राउंड स्टेज को फर्स्ट लेके चलना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, जब जंप करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ एनर्जी को h न्यू के फॉर्म में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। उससे क्या निकलती है, जो लाइट निकलती है वो क्या बनती है, लेजर बनती है, इंटेंस मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, पढ़ने बाद में। देखिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, जो शिप्स पर यूज होता है सेफ्टी के लिए, नेविगेशन एंड रेंजिंग पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, आप लोगों को पढ़ा होगा इसका वर्किंग। फिर रडार होता है एरोप्लेन्स के लिए, इट यूजेस माइक्रोवेव, इट यूजेस अल्ट्रासाउंड। साउंड नेविगेशन में क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, जो अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज होता है। दिस इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, क्लियर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर ईसीजी होता है हमारा इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी। देन नेक्स्ट है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ब्रेन को हम क्या करते हैं, ब्रेन, हार्ट, बहुत सारे ऑर्गन्स की क्या करते हैं हम
टोमोग्राफी करते हैं, उसको बोलते हैं सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। याद रखो, हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन हैं वो क्या बनाते हैं, अपनी एक वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और उस वीक मैग्नेटिक फील्ड को जब एमआरआई मशीन के अंदर रखते हैं तो क्या करते हैं, उसको प्लॉट कर लेते हैं, स्टडी करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। हम आगे चलते हैं, इसमें अब पढ़ेंगे हम फंडामेंटल फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि 4 होते हैं, वो आप देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए बेटा, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, दे आर द बेसिक फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कितने फोर्सेस हैं हमारे पास? 4 फोर्सेस हैं। देयर आर 4 फोर्सेस जो फंडामेंटल फोर्सेस में आते हैं। पहला है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर सेकंड है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां पर 2 पार्ट कर लेते हैं। इसमें थर्ड में है हमारा स्ट्रॉन्ग, सॉरी ऐसे मान लो वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और यहां पर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स व्हिच एक्ट बिटवीन मासेस। ठीक है, मासेस के बीच में काम कर रहा है, हेवनली बॉडीज के बीच में। ये m1 है, ये m2 है। क्लास 9 याद करें, थोड़ा सा अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करें। डी, ठीक है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस, मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, या इंटरेक्शन मत बोलो। तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है मास के प्रोडक्ट पर, और फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के स्क्वायर पर। इट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐड कर दो दोनों को, कंबाइन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कंबाइन 1 and 2, इट फॉर्म F इक्वल टू G m1 m2 by d square, और here G is universal gravitational constant. The G is universal gravitational constant. The value is 6.67 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square, given by Henry Cavendish. Given by Henry Cavendish. Clear? Given by Henry Cavendish. कैपिटल जी की वैल्यू है, डायमेंशन फॉर्मूला हम बाद में सिखाएंगे, पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। इसके अंदर आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। क्या आता है? एक चीज याद रखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है बिटवीन द हेवनली बॉडीज लगता है हमारा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं, छोटे बच्चे वाली है। देखिए आगे चलते हैं, कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ इज एक्ट बिटवीन पॉइंट चार्जेस, दे आर द मासेस एंड दे आर द पॉइंट चार्जेस, गिवन बाय सर चार्ल्स डी ऑगस्टिन कूलम्ब। ठीक है, चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। उन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज के प्रोडक्ट पर। बेटा अगर प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा? इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, रिपेल करेगा। और चार्ज अगर मल्टीप्लाई 0 से छोटा होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? कंबाइन कर दो जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, क्लास 10 का टॉपिक है, सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ। कंबाइन करो 1 and 2 को। आप लोगों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे ही फॉरवर्ड चलता रहता हूँ। Q1 Q2 by d स्क्वायर। क्लियर? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा K, तो क्या है, इतना स्लो पढ़ाते हैं, मैं सो जाता था। Q1 Q2 by d स्क्वायर, दैट्स व्हाई थोड़ा सा एनर्जी से बढ़े। K क्या है हमारा? K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है? K की वैल्यू देखो यहाँ पर 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। याद रखो, कूलम्ब्स लॉ मीडियम पे डिपेंड करता है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मीडियम पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा, सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज ध्यान दो, 2 चार्ज पहले रखो एयर में, फिर रखो वाटर में, तो दोनों का फोर्स सेम नहीं होता है। जो रेशियो आता है उसे क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पर
K is F air upon F medium. This is the formula. या फिर permittivity medium upon permittivity air. ठीक, इसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका फॉर्मूला ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ठीक है. अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं. ये फोर्स कहां लगता है? When there is a beta decay. When there is a beta decay. बीटा डिके समझते हैं? अल्फा बीटा गामा. नहीं समझते हैं तो अल्फा बीटा गामा डिके पे नया वीडियो आएगा, वो आप देख लेना. ठीक है. तो when there is a beta decay, the force of interaction, the force which applies between, force act between the particles, between the particles. अभी इस फोर्स के बारे में और भी रिसर्च चल रही है. ठीक है. इसलिए आप इसको एनसीईआरटी से एक बार रीड करें, बिल्कुल सिंपल है. बिटवीन द पार्टिकल्स, उसे क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर. कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, थोड़ा देखना चाहें तो कुछ ऐसे हमारा न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ बनता है. ठीक है. केमिस्ट्री पढ़ना है, इस साल केमिस्ट्री मिल जाएगा तुम्हें ये. ठीक है. ये फोर्स का ग्राफ है डिस्टेंस के साथ में. इट इज अट्रैक्टिव एंड इट इज रिपल्सिव इन नेचर. ठीक है. तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है. न्यूक्लियॉन समझते हो? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है. बिटवीन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन. ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे. मस्त रहे.